स्वागत है आप सभी का बहुत ही बेहतरीन सेशन। आज के दिन अपने देखने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर जो कि आपका सेबी का पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 को अपने आज कवर करेंगे आईपीओ के अंदर, और सेकंड पार्ट अपने कवर करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर, जो कि नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आज अपने शुरू करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो कवर करता है 10% मार्क्स, यानी कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग टेक ओवर दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली लास्ट 2 सालों से देखा जा रहा है, लास्ट दो अटेम्प्ट से देखा जा रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से क्वेश्चन जो है वो फुल फ्लैश क्वेश्चन आ रहा है। ओके, बट समझना सभी है। तो देखते हैं अपने क्या चीज है इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर। देखो, सबसे पहले अपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिरकार इनिशियल पब्लिक ऑफर क्यों चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी जब कंपनी होती है ना, उस कंपनी को पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए। तो जो भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, उस पैसे के लिए उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि मान लो वो बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन रहता है कि हो सकता है कि वो डिबेंचर जारी कर दे। तीसरा ऑप्शन रहता है कि वो पब्लिक से पैसा ले, लेकिन पब्लिक से जो पैसा ले रही है वो इक्विटी बेच कर ले। क्या बेच कर ले? अपनी इक्विटी को सोल्ड कर दे और इक्विटी बेचकर पैसा ले ले। बेसिकली जब कंपनी बनती है, तो उसके अंदर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो कंपनी बनती है तो उसके अंदर प्रमोटर्स की ही मेजर होल्डिंग रहती है। ठीक है, जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हीं के पास क्या रहती है, 100% होल्डिंग रहती है। फिर बाद में वो अपनी होल्डिंग को कुछ प्रतिशत क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं तो किसको सेल करते हैं, वो पब्लिक को सेल करते हैं, जिसको बेसिकली बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो फर्स्ट टाइम पब्लिक से रेज करता है तो उसको अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। बेसिकली जो सेल पब्लिक को किया है, पब्लिक तक पहुंचने के कई सारे माध्यम, कई सारे लोग बीच के अंदर क्या करते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती है, और पब्लिक क्या देखती है, स्टॉक एक्सचेंज को देखती है। इसके लिए पैसा जो लगता है वो पब्लिक बैंक को जमा करवाती है, तो बैंक भी द पार्ट है। इसके लिए आईपीओ जो भी लेके आता है कंपनी, उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग भी करवानी पड़ती है कि हाँ, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो कंपनी क्या पेमेंट देने के लायबल है, क्या कंपनी ने पहले कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया, कि कंपनी के प्रॉफिट उतने हैं कि जितने होने चाहिए एक आईपीओ को जारी करने के लिए। तो ये सब की सब बातें आज के दिन अपने समझने वाले हैं बेसिकली आईपीओ चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और चलिए अपने शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उनको रेज करना है फंड, या तो लोन से कर सकती है, डिबेंचर से, या फिर इक्विटी शेयर से। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, कई ऐसे प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं जो जिसके थ्रू पैसा क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन कंक्लूसिवली है तो वो एक प्रकार का लोन ही ना। लोन के ऊपर अपने क्या देते हैं, हमेशा इंटरेस्ट पे करते हैं। इसके ऊपर हमेशा क्या पे करते हैं, अपने इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर भी क्या पे करते हैं, अपने इंटरेस्ट। लेकिन जब अपने इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो यहां पर अपने जो पे करते हैं उसको अपने कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है ना, बेसिकली अपने क्या देते हैं, यहाँ पर डिविडेंड देते हैं। ठीक है, जिससे जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इक्विटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। और ये जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड कहाँ होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज भारत के अंदर है बेसिकली। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज फॉर द इक्विटी मार्केट, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे लिस्ट होता है। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। ये दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। चलिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब भी रेज करती है तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक कॉम्प्लाइंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से ही पैसा रेज कर सकती है। तो किसी भी कंपनी को अगर पैसा रेज करना है कहां से, अपने पब्लिक से, तो डेफिनेटली उसको सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। जब प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक कंपनी के अंदर, तब उसके बाद ही वो क्या बन सकती है, पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता है, नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड कि वो क्या रेज करे, पब्लिक से पैसा रेज करे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे मेथड्स देखते हैं कि किस प्रकार से फंड जो है वो रेज किया जाता है। तो सबसे पहली बात करें पब्लिक इशू। सबसे पहला तरीका क्या है, पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू के अंदर क्या होता है कि नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पब्लिक के अंदर क्या, वो कंपनी के अंदर क्या करते हैं, निवेश करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं कि पिछले ईयर के मुकाबले कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ हुई है, कैसा कंपनी आगे वर्क कर रही है, वो सब चीजें क्या होती है, कंपनी की देखी जाती है। दूसरे पॉइंट पे बात करें कि पब्लिक इशू के साथ हम क्या लेके आते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी पहली बार जब लिस्ट होती है, उसको अपने क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो जब भी अपने फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे
और जनरल पब्लिक से डील करेंगे उसको अपने क्या बोलते हैं, बेसिकली आईपीओ बोलते हैं। एक बार आईपीओ आ गया, आईपीओ आने के बाद जब दोबारा हम पैसा रेज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दोबारा अगर पैसा रेज करना चाहते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोला जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, या हम इसको बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ठीक है, एफपीओ। एफपीओ के अंदर क्या होता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी पहली बार लिस्ट हो चुकी है, वो अपना फ्रेश इशू फिर से लग आती है। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी इशू करती है शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, कंपनी को पैसा चाहिए, जरूरी नहीं है कि कंपनी जो है हर बार उन लोगों से पैसा ले जो लोग कहां पे हैं, मतलब इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पब्लिक हैं। लेकिन यहाँ पर राइट इशू के अंदर जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं कंपनी के, जो ऑलरेडी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हीं से हम क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। बोनस इशू कर भी पैसा, बोनस इशू बेसिकली एक प्रकार का डिविडेंड होता है, जिसके अंदर हम सामने वाले से कोई भी सामने वाले को कोई भी कंसिडरेशन नहीं देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड की, ठीक है, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो अब अपने समझ सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे शुरू होता है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, तो हम बात करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो ध्यान से समझिएगा, बेसिकली किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी कंपनी के पास है ना, पैसा रेज करने के दो माध्यम हो सकते थे। या तो पब्लिक से पैसा रेज करे, या फिर वो प्राइवेटली किसी व्यक्ति से पैसा रेज कर ले, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा रेज कर सकता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि कोई भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर मर्चेंट बैंकर से, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर एलआईसी से पैसा रेज कर रहा है, एचडीएफसी से पैसा रेज कर रहा है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि जैसे कि शार्क टैंक है, शार्क टैंक के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से अपनी प्राइवेट इक्विटी बेचकर हम क्या कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं। तो अगर कोई वैसा प्रोविजन होता है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता है। ठीक है, जब भी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट से अगर पैसा रेज करना चाहता है, तो वो मैक्सिमम 49% ऑफ द इक्विटी तक क्या कर सकता है, रेज कर सकता है, अगर उसे आईपीओ लेकर आना है। ठीक है, अगर उसे आईपीओ लेकर आना है तो 49% तक मैक्सिमम वो किसी सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा रेज कर सकता है। सॉरी। अब बात आती है कि सर पैसा तो रेज करना है पब्लिक से, तो पब्लिक से रेज पैसा करने का क्या क्या तरीका होता है। बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है बुक बिल्डिंग मेथड, दूसरा तरीका होता है फिक्स प्राइस मेथड। अगर अपने बात करें बुक बिल्डिंग मेथड की, तो उसके अंदर जो रिटेल निवेशक है, जो निवेशक एक्चुअल में रिटेल निवेशक कौन होता है, वो निवेशक जो 2 लाख रुपए से कम तक की निवेश करते हैं एक आईपीओ में। जो 2 लाख रुपए से कम की निवेश करते हैं, उनको जो टोटल अमाउंट है, जितना भी अमाउंट का आपने पब्लिक इशू लेके आए हैं, उसका 35% तक, जितना भी अमाउंट का पब्लिक इशू लेके आए हैं, उसका 35% आप किसको देंगे, रिटेल निवेशकों को देंगे। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एनआईआईज है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, जिसको अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ठीक है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की दो कैटेगरीज हो गई है आज के टाइम में। पहली कैटेगरी होती है स्मॉल कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है बिग कैटेगरी। देखो, जो 2 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करता है एक आईपीओ में, उसको बोलते हैं एस स्मॉल, एचएनआई, स्मॉल नेट हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। और बिग वाले क्या होते हैं, जो 10 लाख से प्लस तक की क्या लगाते हैं, बिड लगाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कैटेगरी में हमें डालना है, बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें कम से कम 15% जो है, 15% या उसका ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, एनआईएस को देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्यूआईबीस की बात करें, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 50% क्या दे सकते हो, क्यूआईबीस को दे सकते हो। क्यूआईबीस का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ठीक है, बेसिकली ये बहुत हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इनसे भी ऊपर की क्या डालते हैं, बिड डालते हैं। और जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि कोई क्यूआईबी, कई ऐसे क्यूआईबी के पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, क्यूआईबी की डेफिनेशन अगर आपको जाननी है तो मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं एक बार, उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड प्राइस मेथड की।
फिक्स प्राइस मेथड यानी कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फिक्स प्राइस मेथड का यूज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप बुक बिल्डिंग मेथड, बीबीएम और फिक्स प्राइस मेथड का मतलब समझो, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर कि जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं पब्लिक से, ठीक है, लेकिन उस 100 करोड़ का ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, और ना ही ये पता कि 1 शेयर की वैल्यू क्या होगी। ये चीज उसे क्या नहीं है, पता नहीं है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जिसमें ना ही नंबर ऑफ शेयर पता है, ना ही आपको नंबर ऑफ शेयर, 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, जब इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू 100 करोड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कंपनी की हर एक डिटेल उसके अंदर चली जाएगी, लेकिन दो चीजें नहीं जाएगी, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे और शेयर की वैल्यू। इन दोनों में से एक भी पता लग जाए तो अपने दूसरे की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अगर कोई बुक बिल्डिंग मेथड है जिसके अंदर नहीं पता है कि एक शेयर की क्या वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमें नंबर ऑफ शेयर जारी करने हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या जारी करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर पब्लिक से पूछा जाता है कि आप हमारी एक शेयर की क्या वैल्यू लगाओगे, ठीक है। मान लो जो भी वो वैल्यू लगाएंगे उस वैल्यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट इट। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से। फिक्स्ड प्राइस मेथड, इस प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है कि फिक्स रहता है प्राइस, ठीक है, और जब प्राइस फिक्स रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी पता होंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई पर हमारा क्या आ जाएगा, इश्यू साइज आ जाएगा। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बुक बिल्डिंग मेथड, अगर कोई कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू जाती है तो वहां पे उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, और अगर कोई फिक्स प्राइस मेथड से जाता है तो उसे क्या जारी करना पड़ता है, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो उसे क्या जारी करना पड़ता है, ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या आपको चीज समझ में आई, ठीक है। जनरली बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर क्या होता है, एक रेंज दी जाती है कि जैसे मान लो रेंज मैंने दे दी कि मेरे को 200 से 220 तक एक शेयर की वैल्यू में लगा सकता हूं। अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 220 के ऊपर बिड लगा रहा है कि मैं 220 में लेने को तैयार हूं, कोई व्यक्ति ऐसा होगा 219 वाला होगा, 200 वाला भी होगा। जो भी होगा इस रेंज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो आप, बिड लगा सकते हो कि हमें इस रेंज के अंदर क्या चाहिए, हमें बिड चाहिए। बेसिकली इस बिड का जो डिफरेंस रहता है वो मैक्सिमम 20% रह सकता है। कितना परसेंट रह सकता है, 20% का क्या हो सकता है, मैक्सिमम गैप हो सकता है। यानी कि ये बिड 200 से लेकर 240 तक जा सकती थी। इतना ही डिफरेंस क्या हो सकता है, हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। क्या आपको चीज समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो है प्रोविजन बनता है। तो आपको बुक बिल्डिंग मेथड समझ में आ गया, आपको एफपीएम समझ में आ गया। तो अब अपने आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं कि जो भी व्यक्ति फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू जाएगा तो रिटेल के अंदर वो मैक्सिमम, रिटेल के अंदर वो मैक्सिमम कितना दे सकता है, 15%। एनआईआईस के अंदर मैक्सिमम कितना दे सकता है वो, 10%। लेकिन क्यूआईबीज को वो मिनिमम कितना देगा, मिनिमम कितना देगा, 75% ऑफ इश्यू। जो भी इश्यू साइज उसका रहेगा उसका 75% जो है वो किसको देना पड़ेगा, इसको क्यूआईबी को देना पड़ेगा। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक है। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको नीचे इस लिंक के, इसके ही डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बताऊंगा, जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और आप ये नोट्स भी ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स जो है वहां पे पिन कर दूंगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। और आपका कोई भी क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में डाउट होता है किस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो अगले 5-7 दिन के अंदर मैं आपको सारे के सारे ट्राई करने वाला हूँ कि जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा मैं आपको क्या कराऊं, कंप्लीट करवाऊं, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये रेट अब याद रखिए, 60% क्यूआईबी को जाता है, 5% जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स को जाता है। एनआईआईस का एलोकेशन कैसे रहेगा, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, जिसका 1/3 पोर्शन जो रहता है वो किसको जाता है, 2 लाख से 10 लाख वाले कैपिटल, यानी इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल एचएनआईस।
ठीक है, और मोर देन 10 लाख कैपिटल वालों को 2/3 पोर्शन जाता है, 15% का 2/3, 15% का 1/3, ठीक है। ये किसको जाता है? हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर को, ठीक है, जो बिगर होते हैं, बिग वाले, ठीक है, बिग नेटवर्थ इन्वेस्टर और स्मॉल नेटवर्थ इन्वेस्टर, ठीक है। नाउ वी चेक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इश्यूअर। यहां से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि इश्यूअर एलिजिबल नहीं होगा फंड रेज करने के लिए अगर उसकी ये सारे प्रोविजन लग जाते हैं। तो प्रोविजन नंबर 1 क्या है कि कोई भी इश्यूअर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, अगर वो सेबी द्वारा डिबार्ड है, अगर उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं ली है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नेशनल वाइड कौन कौन से हैं? दो ही हैं, एनएससी एंड बीएससी। कोई भी एग्रीमेंट हुआ है डिपॉजिटरी के साथ, जब तक अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर, डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि वो शेयर किसमें होंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर होंगे, ठीक है। फिजिकल शेयर इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि पार्टली पेड अप शेयर बिकम फुल्ली पेड अप या फॉरफिट। कोई भी शेयर अगर पार्टली पेड अप है तो या तो उसको फुल्ली पेड अप करो या उसको फॉरफिट करो। प्रमोटर की होल्डिंग किसमें होनी चाहिए? डीमेट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। बाकी अपने अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 20% होती है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर आप जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 25% जो भी अमाउंट आपने रेज करी है वो आप स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 75% आपको कहां निवेश करना पड़ेगा? जहां पर आपने बोला है, जहां पर आपने बोला है कि हमारा जो पैसा है वो यहां पर जाके लगेगा, वहां पर एटलीस्ट आपको 25% पैसा क्या लगाना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। क्या कुछ इसमें में आई अच्छे से? ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके बाद विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति का इश्यू ओपन रहेगा 3 दिन से लेकर 10 दिन तक, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% ऑफ द इश्यू साइज होना चाहिए। अगर 90% लोगों ने निवेश नहीं किया है इश्यू साइज का, तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर, जैसे क्लोजर होता है इशू, उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड कर देना पड़ेगा। 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको रिफंड करना पड़ेगा। और 15 डेज के बाद करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा। 15 डेज के बाद क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाता है 12% के हिसाब से। क्लियर होगी बात आपको? ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा जो है वो प्रोविजन रहता है। अब अपने एक बार बात कर लेते हैं कि क्यूआईबीज होते कौन कौन है। क्यूआईबीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, पोर्टफोलियो निवेशक, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आती है, या फिर कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आती है, किसी प्रकार का प्रोविडेंट फंड अगर जिसका कॉर्पस 25 करोड़ से ज्यादा हो, या पेंशन फंड जिसका 25 करोड़ से ज्यादा हो, IRDA इंश्योरेंस कंपनीज आती है, कोई सिस्टमेटिक नॉन NBFCs आती है। तो ये सभी कंपनीज जो होती है वो सभी क्या कहलाती है? QIB कहलाती है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि चलो भाई हमने सारे लो तो पढ़ लिए, अब अपनों को ये देखना है कि हम प्रोसेस को शुरू करें कैसे। सबसे पहले हमें मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वही इनमें से एक क्या होता है, हो सकता है हम 2 मर्चेंट बैंकर के साथ काम करें। मर्चेंट बैंकर बेसिकली क्या होता है? पूरे के पूरे लो कंप्लायंसेस और सब चीजों को क्या करता है? मैनेज करता है। यही वो व्यक्ति होता है जो हमारे आईपीओ को 90% सब्सक्राइब करने में मदद करता है। इसी से रिलेटेड क्या होते हैं? अंडरराइटर्स आते हैं, ठीक है। यही वो व्यक्ति होता है, यही वो कंपनी होती है जो सब चीजें क्या करती है? मैनेज करती है कि किसको कब लेके आना है, कब अपॉइंट करना चाहिए, सेबी के कॉम्प्लायंसेस कैसे होने चाहिए, किस तरीके से सारा का सारा वर्क होगा। ये सब चीजें मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होने के बाद होता है। अगर आप बुक बिल्डिंग मेथड से बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर रहे हो तो आपको एक सिंडिकेट मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर आप अदर इशू के साथ जा रहे हो तो आपको बैंकर टू एन इशू अपॉइंट करना पड़ेगा, जो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसको मैनेज करेगा। और डेफिनेटली क्रेडिट रेटिंग तो आपको करानी है, क्रेडिट ग्रेडिंग जो होती है वो तो करवानी ही पड़ेगी। जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है बेसिकली क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी का पोटेंशियल है या नहीं है इन केस ऑफ डिफॉल्ट की वो पेमेंट दे देगी। ठीक है, क्या कंपनी का पोटेंशियल है क्या पेमेंट देने का? अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी की रेटिंग अच्छी है, तो हर एक इन्वेस्टर क्या करेगा? उसके अंदर पैसा लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इधर सेफ्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, कि जो भी पैसा लगाया गया है वो रेटिंग के साथ बहुत अच्छा पैसा है कि ये कंपनी हमें
आने वाले टाइम में प्रॉफिट के साथ साथ बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकती है। दैट्स वाई लोग जो है इसके अंदर निवेश करेंगे। और क्रेडिट रेटिंग जो होती है बेसिकली ए रेटिंग, ए प्लस रेटिंग जो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। ए की सीरीज में जो रेटिंग रहती है, बी सीरीज की रेटिंग रहती है वो मॉडरेट है, सी सीरीज की रेटिंग जो है वो डिफॉल्ट करने की संभावना है, और डी तो होती है वो डिफॉल्टेड कैटेगरी ही कंसीडर की जाती है। तो उसके बाद एक रजिस्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो जितने भी डिपॉजिटरी उनके साथ कनेक्टेड होगा। दो प्रकार की डिपॉजिटरी हमारे इंडिया के अंदर है। तो पहले डिपॉजिटरी जिसका नाम क्या है, एनएसडीएल, दूसरी डिपॉजिटरी का नाम क्या है, सीडीएसएल। ठीक है, ये दो प्रकार की क्या है, डिपॉजिटरी है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है, शेयर को डीमेट करना। ठीक है, शेयर का एक तरीके से बैंक अकाउंट, शेयर्स को होल्ड करके रखना। आपके अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर्स पड़े रहेंगे उन सबको होल्ड करके रखने का काम किसका है, डिपॉजिटरी का रहने वाला है। और डेफिनेटली एक कंपनी सेक्रेटरी या एक कंप्लायंस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जो इस पूरे के पूरे चीज को कंपनी के बिहाफ पर क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही यहीं से आता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आईपीओ लाने के लिए आपकी कंपनी की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहला क्या है कि अगर कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, 3 करोड़ होना चाहिए, और जिस वर्ष आप आईपीओ लेके आ रहे हो उसके पहले 3 सालों के अंदर, और हर एक साल में 3 करोड़ आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए, जिसमें से 50% से कम मोनेटरी एसेट होना चाहिए। अगर आपका 50% से ज्यादा मोनेटरी है, मतलब कैश 50% से ज्यादा है, तो उस केस में आप उसको यूटिलाइज करो बिजनेस के अंदर या उसके एसेट खरीदो। और अगर कोई भी व्यक्ति ऑफर फॉर सेल लेकर आता है, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फ्रेश इशू नहीं होता है, जिसके अंदर फ्रेश इशू नहीं होता है, जो प्रमोटर होते हैं वही अपनी होल्डिंग को क्या करते हैं, सेल करते हैं। जो प्रमोटर होल्डिंग सेल होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ओएफएस, जो कि सेक्शन नंबर 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन है। क्लियर होगी बात। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये बीच में एंड है, इसका क्या है कि मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 15 करोड़ होना चाहिए। 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल आउट ऑफ 15 ईयर, पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए, और 15 साल के रिकॉर्ड में कोई भी पिछले 3 सालों को अगर उठाया जाए, उसके 3 सालों की एवरेज अगर 15 करोड़ आ गई है, तो उस केस के अंदर अपने क्या बोलेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तीसरा, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ होनी चाहिए। 3 प्रीवियस फुल ईयर्स के अंदर, प्रीसीडिंग फुल ईयर के अंदर, जिस साल वो आईपीओ लेके उसके पहले 3 सालों तक क्या होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। कंपनी का कोई नाम चेंज ना हो, बहुत अच्छी बात है, अगर चेंज हुआ है तो जो नया नाम से जो रिवेन्यू है वो 50% ऑफ द रिवेन्यू होना चाहिए एक साल का। यानी पिछले साल अगर नाम चेंज हुआ है तो जितना भी टाइम का नाम चेंज करने को हुआ है, जब से नाम चेंज हुआ है तब से लेके अब तक का वो जो प्रॉफिट है उसका 50% पार्ट नए नाम से जो होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से? तो ये चारों बातें आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। जब याद कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस के अंदर अगर आप बुक बिल्डिंग मेथड से जाते हैं तो उस केस में 75% किसको दे दीजिए, क्यूआईबीज को दे दीजिए। ऐसा सेबी इसलिए कर रही है क्योंकि पब्लिक का पैसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का पैसा, क्यूआईबीज जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आप पब्लिक का पैसा किसी भी तरीके से रिस्क में नहीं डाल सकते। कोई भी आईपीओ लेके आना चाहती है कंपनी तो कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी का भी लेके आ सकती है बिना इक्विटी का आईपीओ लाए, लेकिन उसने कोई भी 6 महीने तक, पिछले 6 महीने में कोई भी ऐसा डिफॉल्ट ना किया हो कि पुराना कोई बैंक का लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकाया हो, या किसी प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा लिया लेकिन उसका इंटरेस्ट ना चुकाया हो, उसको डिविडेंड ना दिया हो, उसका कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नो अलॉटमेंट इफ अलॉट इज लेस देन 1000। अगर आपके शेयर को सब्सक्राइब करने वाले लोग ही 1000 से कम है पब्लिक के अंदर, तो उस केस में आपका अलॉटमेंट फेल हो जाएगा, आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो। और जो भी इशू साइज अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको मॉनिटर करेगी और क्वार्टरली एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जब तक वो जो 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा है उसका 95% पैसा यूटिलाइज ना हो जाए। जब आपका 95% यूटिलाइज हो जाएगा तब उसके बाद उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या आपको चीज समझ में आई? ठीक है, अब अपने बात करते हैं फेस वैल्यू, प्राइस, प्राइस बैंड्स की। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। प्राइस का मतलब अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, मतलब बुक बिल्डिंग मेथड है तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जाएगा, और अदर देन बुक बिल्डिंग है तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस वहां पे जाता है ओपन ऑफर। जो भी प्राइस बैंड रहेगा उसके अंदर कितना परसेंटेज रह सकता है, 120%, यानी फ्लोर प्राइस, और 120% फ्लोर प्राइस से क्या हो सकता है, मैक्सिमम कम हो सकता है। मैंने आपको एक रेंज बताई थी 20% वाली, 200 से 240 ये रेंज हो सकती है। 400 से 400, 400 से लेकर 20%, इस 400 का 20% कितना होता है, उतनी ही क्या हो सकती है, रेंज हो सकती है। ठीक है, 400 से 480 तक की रेंज हो सकती है।
आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रेंज में डिसाइड करना पड़ेगा। और जो फ्लोर प्राइस होता है वो हमेशा फेस वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आप रिटेल निवेशकों को या एम्प्लॉयज को कोई भी डिस्काउंट देते हो, या पैसा कम कर रहे हो, चार्ज कम कर रहे हो, या थोड़ा सा रेट कम में पैसा देना चाह रहे हो, तो उस केस में मैक्सिमम 10% कम कर सकते हो फ्लोर प्राइस से। इसके फ्लोर प्राइस से क्या कर सकते हो, 10% कम कर सकते हो। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड है, तो एंकर इन्वेस्टर को किसी भी हालात में आप अदर एप्लीकेंट से कम नहीं दे सकते। एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि जो इन्वेस्टर QIB का 60% पार्ट लेते हैं, उसको अपने क्या बोल रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर इश्यू साइज 500 से ज्यादा है तो उस केस में फेस वैल्यू 1 रुपए से 10 रुपए होगी। और अगर 500 से कम है, अगर इश्यू साइज क्या है, 500 से कम है, तो उस केस में फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 10 रुपए रहेगी। प्रमोटर अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 20% से ज्यादा ही करेगा, और उसका लॉक इन पीरियड 3 साल तक रहेगा। कब से 3 साल, जब से अलॉटमेंट का इशू आया है तब से, या फिर जिस दिन प्रोडक्शन का कमेंसमेंट हुआ है, विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर 20% से ज्यादा निवेश किया है तो उस केस में लॉक इन पीरियड कितना रहने वाला है, सिर्फ 1 साल का ही लॉक इन पीरियड जो है वो रहेगा। जैसे बाद में भी अगर वो अपना पैसा लगाता है और लगाने के बाद अगर वो देखता है कि 20% से ऊपर जा रहा है, तो 20% तक तो 3 साल तक रहने वाला है, और 20% के बाद जो है वो आपका रेशियो रहेगा, कितना रहेगा, 1 साल का रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल, ठीक है, ऑल अबाउट द मॉड्यूल ऑफ CMA, ठीक है, एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विश यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो फॉर मोर वीडियोस, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, उन सबको भी अपने क्या करने वाले हैं, डील आउट करने वाले हैं। सो टर्न बेल आइकन, ठीक है, आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इनसाइडर ट्रेडिंग और साथ ही साथ टेक ओवर की आने वाली है, जिसके लिए आई होप यू आर वेटिंग टू ऑल, एंड डेफिनेटली वी विल वेरी मच एंजॉय। हो सकता है कि शाम तक विद इन 1 और 2 डेज आपको ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू ऑल गाइस।